कैसे हैं बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, चिंता मत करिए। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर केमिकल बॉन्डिंग कितना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। अब यार क्या करूं, मैं किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाता हूं तो उसको बहुत डिटेल में सोचता हूं कि पढ़ाऊं आप लोगों को। जितना भी मैं जानता हूं सब पढ़ाऊं, और चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, कोई भी टॉपिक हो, जितना मैं बता सकता हूं आपको सब बताता हूं। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जो है कि सर हम लोग कोर्स कब तक कंप्लीट कर लेंगे यार। तो बेटा देखो, कोर्स आपका आपके एग्ज़ाम से लगभग 1.5 महीना पहले ख़त्म कर दूंगा मैं। तो इसलिए आपको ये चिंता नहीं करनी है कि कोर्स कब ख़त्म होगा। तो वो मूवी देखी है ना आप लोगों ने, बाजीराव मस्तानी, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। उसमें एक और ऐड कर लो, चीते की चाल, बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार और डीएम सर के सिलेबस पर संदेह नहीं करते। समझिए। चलिए तो बात करते हैं वंडरवॉल फोर्स में, टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स, टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स। इसमें हम पहला लेंगे डाइपोल इंटरैक्शन। सबसे पहला लेंगे डाइपोल इंटरैक्शन। नोट्स में आपको पहला आयन डाइपोल इंटरैक्शन मिलेगा, सेकंड डाइपोल मिलेगा, थर्ड आपको मिलेगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, और जो फोर्थ वाला है वो आपको मिलेगा लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। लेकिन मैंने आपको डाइपोल स्टार्ट किया है क्योंकि मैं फोर्थ वाला बताऊंगा आपको, आयन डाइपोल। फोर्थ वाले में हम ये बोल देंगे कि ये बहुत वीक फोर्स नहीं है, तो इसको हम वंडरवॉल फोर्स कंसीडर नहीं करते। तो हम स्टार्टिंग में ही ये बात लिखते तो अच्छा नहीं रहेगा ना भाई, शुरुआत कर रहे तो कम से कम वंडरवॉल फोर्स वालों की शुरुआत करें। तो डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है? तो अब डाइपोल इंटरैक्शन, दो डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन डाइपोल इंटरैक्शन है। अब इसका तो बाकायदा 12th में आपको फॉर्मूला बताया जाता है, फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया जाता है कि ये क्या फोर्स का मतलब, फोर्स जो होता है वो दोनों डाइपोल की डिस्टेंस के r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटरैक्शन जो होता है ये r³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए आइए पहले तो डाइपोल आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास HCl है, तो ये एक डाइपोल है, ठीक है। दूसरा भी HCl है, ये भी क्या है, एक डाइपोल है। अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो इंटरैक्शन होगा इसको बोलेंगे हम डाइपोल इंटरैक्शन। इसको बोलेंगे हम डाइपोल इंटरैक्शन। देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी में ये चीज़ खोजनी है तो आप चले जाइएगा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, वहाँ आपको मिलेगा ये सब आपको वहाँ मिलेगा। ये हम सारे तरह के इंटरैक्शन एक ही चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको लाकर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये डाइपोल इंटरैक्शन हुआ, कहाँ होता है? तो एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि कहाँ होता है, तो जैसे HCl है, H2S है ना, मतलब HBr है, HI है, ठीक है, एल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। इन सब जगह पे डाइपोल इंटरैक्शन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अल्कोहल बोल के हटा दिया क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए मैंने हटा दिया उसको। ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब में डाइपोल इंटरैक्शन होता है, कुछ ना कुछ डाइपोल बनता है। अब अगर बात करें कि इनके फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की, तो आप एक पॉइंट लिखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स between two dipole is depends
strength of force between two dipole is depends on distance between dipole, depends on distance between dipole। और जो ये फोर्स होता है ना 1/r³ के मतलब r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वो जो डिस्टेंस निकाली जाती है वो बीच से निकाली जाती है, ऐसे दोनों डायपोल के बीच से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये आर आता है, ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। मैं चाहूँ तो इसको जो है पूरा फॉर्मूले को डिराइव कर दूँ फिजिक्स वाले को, लेकिन मैं डिराइव कर दूँगा तो आप अपने फिजिक्स के टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि दूसरे सब्जेक्ट में घुस जाना अच्छा लगता नहीं है। तो इसलिए हमको अपने सब्जेक्ट तक सीमित रहना चाहिए। अब एक बात आती है एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन की, इसी में एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। तो हम एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन या एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन ये एक तरह का बॉन्ड एनर्जी है, लेकिन अब वीक बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी ना बोल के एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बोल देते हैं। तो एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ, लिख लीजिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, it is amount of energy required to break interaction between one mole compound। वन मोल कंपाउंड के बीच में इंटरेक्शन तोड़ना, उसमें जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। अब एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन डायपोल के केस में दो तरह का हो जाता है। एक होता है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डायपोल इन स्टेशनरी स्टेट, और दूसरा है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डायपोल इन रोटेटरी स्टेट। तो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इन स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि दोनों डायपोल को आपने ऐसे रख रखा है। मान लीजिए मार्कर के कैप के ऊपर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन है, तो बस ये ऐसे रुके हुए हैं, तो ये है स्टेशनरी। तो उस समय जो ई होता है एनर्जी ई, वो r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इन रोटेटरी स्टेट या रोटेटरी कंडीशन, रोटेटरी स्टेट या रोटेटरी कंडीशन मतलब अब क्या हुआ, कभी ये मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल है ये, अब ये रोटेट कर रहा है। जैसे अभी ये क्या है कि मान लीजिए ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जब रोटेट करेगा ऐसे, तो पॉजिटिव दूर जाता जा रहा है, नेगेटिव नज़दीक आता जा रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, रिपल्सन होने लग रहा है। तो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पर कम हो जाएगा और यहाँ पे एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको तो क्या करना पड़ेगा कि भाई कम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, हमको एक एवरेज निकालना होगा इसका। तो रोटेटरी कंडीशन में जो ई होता है वो r⁻⁶ के होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, मेडिकल में पूछा जा चुका है, और एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ये वाला पूछा गया है, और उसमें बोला गया है कि r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन होती है किस तरह के बॉन्ड की। तो उसमें ऑप्शन दिया था डिस्पर्सन फोर्स, उसमें दिया था आयन डायपोल, उसमें दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें दिया था डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो उसमें डायपोल ऑप्शन ही नहीं दिया था। तो फिर एक पॉइंट आता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में हम बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल इंटरेक्शन। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, एक तरह का डायपोल इंटरेक्शन है। तो हमको जब डायपोल ऑप्शन ही नहीं दिया था तो हमें वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड चुनना था। लेकिन जो बच्चा मेरी क्लास में था जो ये बात लिखा था कि इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल इंटरेक्शन, वो तो समझ गया। लेकिन
बहुत से ऐसे बच्चे थे जो मुझे बाद में मिले और बाद में नेक्स्ट ईयर जब ड्रॉपर के बैच में आए तो उनने बोला कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैंने बताया कि बेटा ये ऐसे होगा और अभी हम इसको पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो वही हमने जब नोट्स में लिखवाया तो बच्चों को समझ में आ गया कि अच्छा हाँ ये तो नोट्स से ही डायरेक्ट हो गया था। तो ऐसा होता है। अब एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ये क्या था, डायपोल, डायपोल के लिए था। अब बात करते हैं डायपोल, दूसरा जो है वो है डायपोल इंड्यूस डायपोल। अब ये डायपोल तो ठीक है, इंड्यूस डायपोल का मतलब होता है कि एक डायपोल है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पहले से डायपोल है, मान लीजिए ये डायपोल है आपके पास, पहले से डायपोल है, वाटर है, ठीक है, दोनों का बना सकते हैं, हमने एक का बनाया, ठीक है। अब इसके बगल में कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें डायपोल है ही नहीं, आप जानते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट तो 0 होता है, तो इसमें तो कोई डायपोल है ही नहीं। लेकिन डायपोल नहीं है पर डायपोल डाला जाए, कैसे? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करे, अट्रैक्ट करे। कौन? हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करे। तो अट्रैक्ट करता है तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि अब यहाँ पर ये तो पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, और ये ऑक्सीजन में क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जैसे ही होता है ना कि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमको अगर हमारे किसी बड़े ने, जैसे आप मान लीजिए कि 2-3 भाई बहन हैं और आप सबसे बड़े हैं और आपको आपके मम्मी या पापा ने एक थप्पड़ मार दिया, तो आप तुरंत अपने छोटी भाई बहन को, जो जिसको भी पाते हैं, उसको एक चमाट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिकार जताने वाली बात हुई। जैसे कि आपको पीटा गया तो आपका छोटा भाई या बहन जो होते हैं वो उस समय बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो खुश होकर थोड़ा सा हंस देते हैं, और जैसे ही उन्होंने हंसा तो वो एक मोमेंट होता है जिसमें आपको लगता है कि इसको मारो, इसको बहुत मारो, तो उस समय जो आप मार देते हैं। एग्जैक्टली यही बात है कि ये एच कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है घर के, इन्होंने ओ से इलेक्ट्रॉन खींचा। अब इस ओ और इस ओ में कोई अंतर नहीं था भाई, माँ बाप के लिए तो दोनों बच्चों में अंतर होता नहीं, इस ओ और ओ के बीच में अंतर नहीं था, लेकिन एच ने इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचकर इस पे तो अत्याचार किया, उसकी वजह से इसने इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचा, और जब इसके इलेक्ट्रॉनों को इसने खींचा तो इस पर आया नेगेटिव और इस पर आया पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, ये था हमारा, पहले था हमारा ये डायपोल, पहले था हमारा ये डायपोल। अब ये कौन है? ये है इंड्यूस डायपोल, क्योंकि ये तो डायपोल है, जो डायपोल होता है उसको बोलते हैं हम परमानेंट डायपोल, जिसमें हमेशा डायपोल होता है उसको हम परमानेंट डायपोल बोलते हैं या परमानेंट डायपोल मोमेंट बोलते हैं। जैसे कई बार बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग है परमानेंट डायपोल मोमेंट, तो आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया था कि डायपोल मोमेंट होता है, आपने तो कभी ये नहीं बताया कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो अरे गधो, परमानेंट डायपोल मोमेंट ही डायपोल मोमेंट है, उसमें बताना क्या है। तो ये इसके पास नहीं था कुछ भी, लेकिन इसमें घुसाया गया, इसकी वजह से डायपोल ये हो गया इंड्यूस डायपोल, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे हॉस्टल में कोई बच्चा रहता हो, इनोसेंट बच्चा, नालायक बच्चा, इनोसेंट बच्चा, नालायक बच्चा, या इसको नालायक बोल दो, इसको इनोसेंट बोल दो, किसी को भी।
दोनों एक कमरे में अगर रहते हैं तो 5-6 महीने बाद आपको असर ये दिखेगा कि नालायक वाला नालायक ही है, इनोसेंट वाला भी थोड़ा बहुत नालायक हो गया है। ये संगत का असर होता है। और या आपको उल्टा देखने को मिल सकता है, पर ये रेयर है, ये रेयर है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ जो अब बताने जा रहे हैं कि नालायक वाला अच्छे वाले को देखकर पढ़ने लग गया। अच्छा वाला तो पढ़ ही रहा था और नालायक वाला भी पढ़ने लग गया। ये नेचर के खिलाफ है, ऐसा होता नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब नालायक वाले के साथ अच्छा वाला रहे और नालायक वाले तो नालायक रहे ही, अच्छा वाला भी नालायक हो जाए। ये नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा इसमें। तो ये इंड्यूस डायपोल बनाया इसने, तो ये डायपोल इंड्यूस डायपोल मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो एक्वेटिक एनिमल जो ऑक्सीजन लेते हैं, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन इसी तरीके से डिजॉल्व होता है। ऑक्सीजन में इंड्यूस डायपोल आता है और वो पानी के डायपोल के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे रुका रहता है। तो बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं होता, पानी को जैसे गर्म करते हो सारा ऑक्सीजन उड़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है कोल्ड वाटर में कंपैरेटिवली हॉट वाटर के। कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छी होती है एक्वेटिक लाइफ, सर्वाइवल उनका ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ टिका रहता है ना। तो हम ये बात बोल सकते हैं। अब ये तो बात हुई किसकी? डायपोल इंड्यूस डायपोल की। अब बात करते हैं, हाँ तो ये बात लिख लीजिएगा कि एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड वाटर इज मोर कंफर्टेबल देन हॉट वाटर। तीसरा जो हमारा है वो है डिस्पर्सन फोर्स। या लंदन फोर्स। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये लंदन में खोजा गया था इसलिए ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रिट्ज लंदन। अब जैसे हम ही को बोल दो कि दीपक बनारसी, मैं बनारस का रहने वाला, मैं जो है हम लोग, हमारी इधर की आदत है कि हम खुद को मैं ना बोल के हम बोलते हैं। तो हम बनारस वाले, बनारस के भैया, जैसे हमें क्या बोलते, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये जो एरिया है इधर तो भैया बोला जाता है। भैया लोग, भैया मतलब भैया एक कम्युनिटी है, यूपी और बिहार से आए हुए लोग, उनको भैया बोला जाता है। तो हमने ये वहाँ पर रहने वाले लोगों से सुना और आजकल वेब सीरीज़ वगैरह में भी ये चीज़ें आ रही हैं तो दिख जा रहा है। तो फ्रिट्ज लंदन, अब लंदन में जन्मे थे कि नहीं जन्मे थे मुझे नहीं पता है, बस ये नाम था इनका। इन्होंने क्या बोला वो लिख लिया जाए। ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखिए, देखिए मत लिखिए। ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कुछ क्षण के लिए द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड अनसिमेट्रिकली, so an instantaneous dipole, क्षणिक डायपोल, उसी समय डायपोल arise, instantaneous dipole arises which induce dipole in an other atom or molecule, वो क्या करता है कि किसी और में ये
डाल देता है। अब मान लीजिए कि आपके पास है एक एटम हीलियम एंड हीलियम, एक भाई 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं इसका हीलियम के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, किसी समय पर ऐसे हो जा रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर दे रहा है, और यही क्या है, यही एक तरह का डायपोल बना देता है। इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल हम बोल रहे हैं, और ये है लंदन फोर्स। ये क्या है, ये लंदन फोर्स है। कहाँ होता है, कहाँ लगता है, तो आप बोलेंगे नोबल गैस में लगता है। एग्जाम्पल जैसे इसका तो N2O2 Cl2 F2 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, मतलब यही सब में, इन्हीं सब चीज़ों में लगता है। अब ये जो लंदन फोर्स है या डिस्पर्सन फोर्स है, किन बातों पे डिपेंड करता है, कब ज़्यादा लगता है कब कम लगता है, अगर ये चीज़ें भूली जाए तो आप लिखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स डिपेंड्स ऑन, लिखो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट मतलब नंबर डाल के लिखिएगा, पहला साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल या एटम, वहां पे भी साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्लिक एटम लिख लीजिएगा, और थर्ड जो इसका है वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब एक तरीके से सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन 3 बातों पे डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल का साइज क्या है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। और चौथे टाइप का इंटरैक्शन है वो है आयन डायपोल इंटरैक्शन। लेकिन आयन डायपोल इंटरैक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आपने नाम नहीं सुना है। आयन डायपोल इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन। अब आयन डायपोल इंटरैक्शन में जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, NaCl डिजॉल्व इन वाटर, आपने NaCl को पानी में डिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो जब आपने NaCl को पानी में डिजॉल्व किया तो Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, और इसके चारों तरफ वाटर का मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लिया। मुझे लग रहा है आपको याद आ गया होगा कि मैंने ये कहाँ बताया है। थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तब तक मन में बोल लीजिए कि कहाँ बताया गया है। ऐसा बोलिए कि मुझे आवाज़ आ जाए यहाँ तक। जैसे ये ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इसको चारों तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या है, आयन डायपोल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि Na प्लस तो आयन है और वाटर के अंदर डायपोल है। मैं किसी एक पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये डायपोल है, ठीक है। ये डायपोल हो गया, ये आयन हो गया, तो आयन डायपोल हो गया। अब जैसे Cl माइनस है तो Cl माइनस में भी ये बना सकते हैं, Cl माइनस में भी ये आप बना सकते हैं। आयन डायपोल Cl माइनस में भी बना सकते हैं। अब Cl माइनस जो है तो वो H+
प्लस से इंटरैक्ट करेगा। ये कुछ ऐसा। अब यहाँ पे मैं एक डाइपोल बना देता हूँ, जैसे इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव और इसको कर दिया नेगेटिव, और यहाँ पर ये ऐसे डाइपोल बन गया। तो वो डाइपोल और Cl माइनस क्या है, आयन। तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है ये एक तरह का। और आप लोगों को याद आ गया होगा, नहीं याद आया होगा तो मैं बता देता हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी में इसको मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? ठीक है। तो अगर हम अब फोर्स की बात करें कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो इसकी चर्चा कर ली जाए। ठीक है। तो एक पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज वॉन डर वाल फोर्स। लिखेगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज वॉन डर वाल फोर्स because it is stronger than hydrogen bond. It is stronger than hydrogen bond. Ion dipole interaction is not considered as van der Waals force because it is stronger than hydrogen bond. तो अब अगर हम strength of weak bond की बात करें तो सबसे ज़्यादा है आयन डाइपोल, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन कम से कम स्ट्रेंथ में ऑर्डर में लिख लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल, डाइपोल। अच्छा, अब क्या आया? अब आएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और अब डिस्पर्सन फोर्स। चाहे डिस्पर्सन फोर्स बोलिए चाहे लंदन फोर्स बोलिए, एक ही बात है। तो ये 5 तरह की फोर्स को मैंने इंटरेक्शन को ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब आपको चाहे जो पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, चाहे जैसे पूछ ले, तो इनको याद रखना है। ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें उससे पहले मैंने देखा कि अभी तक मुझे एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इसका मतलब है कि शायद आपके असाइनमेंट में वो क्वेश्चन है नहीं क्या। अगर नहीं है तो फिर ला देते हैं। तो एक क्वेश्चन आप इसी में टॉपिक में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आप पूरा पढ़ चुके हैं, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पढ़ना है, तो अब आप नॉलेज आपके पास हो गई है। बस आपको एक क्वेश्चन करा दें तो थोड़ा सा और निखर के आ जाते हैं। तो लिखिएगा एक्सप्लेन द नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड, इन गिवन कंपाउंड। अब हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक है CH2 CH2 और दूसरा है CH2 CH2। एक में मैंने ऑड में नंबर में डबल बॉन्ड ले लिया, एक में इवन में ले लिया। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बहुत काम का है। ये सीधे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आपके पहुंचेगा, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में सीधे आइसोमरिज्म में पहुंचेगा। यहाँ समझे तो समझ लो वहाँ समझे, यहाँ नहीं समझे तो समझ लो वहाँ समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, बिल्कुल डॉन को पकड़ने वाला। तो आप इसको आपको समझना होगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा के इसको समझाना चालू करता हूँ, एक एक करके, दोनों में से एक एक करके हम बताएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हमने लिख दिया कि भैया सॉल्यूशन स्टार्ट करेला हूँ।
वो राजू श्रीवास्तव की एक कॉमेडी देख रहा था, उसमें राजू श्रीवास्तव वो मुंबई के भाई रहते हैं और वो चले जाते हैं प्रवचन करने के लिए। मुंबई का भाई डॉन, और वो सोचता है कि अब ये जो भाईगिरी है इसमें ज़्यादा इनकम नहीं है, तो अब हम लोग बाबा बनेंगे, प्रवचन करेंगे। तो प्रवचन करने के लिए जब वो पहुंचते हैं तो उनका जो होता है, प्रथम अध्याय प्रारंभ करेला हूँ, जिस समय सीता माता अपनी खोली में बैठेली थी, उसी वक्त उसी टाइम लंका का भाई कंस वहाँ आयला था। इसी टाइप का कुछ मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आता है सुनने में, लेकिन खैर जो भी है। आइए अपने कंपाउंड को लेते हैं। पहला कंपाउंड है हमारा CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2। समझना कैसे? जैसे इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी है sp2, इसकी है sp और इसकी है sp2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। sp2 sp sp2, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्लेनर, ये लीनियर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन सजेस्ट कर रहा है हमें, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर, लीनियर ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? एज्यूम INA, we assume that INA is Z एक्सिस। हमने मान लिया कि आप कोई भी मान सकते हैं, मैं आप एक बार समझा देता हूँ, आप कोई भी मान के आप कर सकते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ये बात। तो we assume that INA is Z एक्सिस, Z एक्सिस हमने ले लिया। तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी और हमने इसको बना दिया Z एक्सिस। इसको हमने बना दिया Z एक्सिस। इसका मतलब है कि कोई भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, और एक्सियल ओवरलैपिंग किस पे होती है? INA पे लॉन्ग INA एक्सियल ओवरलैपिंग होती, तो INA पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से समझिए कि जो हमारा ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसका एक इधर बॉन्ड बना है और एक इधर बॉन्ड बना है। ठीक है, ये सब ऐसे ही इस कार्बन का एक इधर बॉन्ड बना है, और अभी आगे की कहानी नहीं बताते। अब ये है ट्रायंगुलर प्लेनर, ये है ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये लाइन जो है, ये लाइन किस एक्सिस की तरफ जा रही है? Z एक्सिस की तरफ। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन है, उस प्लेन में ये XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन में कोई भी प्लेन हो, लेकिन उसके अंदर Z होगा। मतलब या तो ये XZ प्लेन है या तो ये YZ प्लेन है, दोनों में से कोई एक है। या तो ये XZ प्लेन है और या तो ये YZ प्लेन है। ठीक है, या तो ये XZ है और या तो ये YZ है। ठीक है, हमने ये बना लिया। अब जो हमारा, अगर ये अब हमने माना इसको, ये हमारा XZ प्लेन है, ये हमारा क्या है? XZ प्लेन है। ये हमारा क्या है? XZ प्लेन है। तो इसका मतलब है कि X और Z में सब सिग्मा सिग्मा चल रहा है। ये मान लो ये XZ प्लेन है तो इधर Y होगा। अगर ये XZ है, बोर्ड XZ है, तो Y बाहर की तरफ होगा, Y बाहर की तरफ होगा। तो अब बाहर की तरफ तो हम बना नहीं सकते, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बाहर की तरफ बना रहे हैं। ये कौन है? ये है PY। क्यों? क्योंकि XZ से तो सिग्मा बॉन्ड बन गया ना,
एक्स और जेड से सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक्स जेड से कैसे सिग्मा बन गया कि भाई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2s px और pz से बन गया। भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कौन कौन सा ऑर्बिटल आ गया, s आ गया, px आ गया, pz आ गया, इसीलिए xz प्लेन बन गया। भाई ट्रायंगुलर प्लेनर एक प्लेनर होता है और उसमें जो भी ऑर्बिटल आता है उसी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग वो प्लेन बन जाता है। तो हमने ये माना कि z तो फिक्स था, मतलब z तो हमने फिक्स कर दिया। अब या तो ये प्लेन x के साथ है या तो y के साथ है। अगर हम x के साथ इसको मान रहे हैं तो py वाला होगा, अगर हम इसको y के साथ मान रहे हैं तो px वाला होगा। तो हमने किसी एक को मान लिया कि ये x के साथ है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको फिलहाल मिटा देते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर आपको समझाने के लिए बताया था, इसको लगाए रखेंगे तो हमें दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये हमारा XZ प्लेन है, या इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है, को सब ये XZ। अब देखिए इसके साथ ये पाई बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है। तो जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड तो दोनों सेम ऑर्बिटल से बना रहे होंगे। तो अगर ये py से बना रहा है तो ये भी किससे बना रहा होगा, ये भी py से बना रहा होगा। ये py से बना रहा है तो ये भी py से बना रहा होगा। और अगर ये दोनों py से बना रहे हैं तो ये पहला पाई बॉन्ड हमारा py से बन गया। ठीक है, अब जब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये दो पाई बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया एक इधर बनाया। एक पाई बॉन्ड तो इसने py से बना दिया, दूसरा वाला पाई बॉन्ड किससे बनाया, px से बनाए या pz से बनाए। तो z से नहीं बना सकता क्योंकि z तो इस डायरेक्शन में है, z तो in है, उस पर पाई बनेगा ही नहीं, उस पर तो सिग्मा ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि बचा क्या, y यहाँ चला गया, z पे बना नहीं सकता, तो बचा क्या, x बचा। तो ये x ऐसे बना लिया, x ये हो गया हमारा px। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। भाई px और py के बीच में एंगल 90 डिग्री का हुआ ना, ये 90 डिग्री का है। तो अगर ये x अपना ला रहा है इससे पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो इसका भी x ही होगा। ये दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया, ब्लू वालों ने पाई बॉन्ड बना लिया, ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, पहले से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बन गया। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है px। अब अगर पाई बॉन्ड px से बन गया तो ये px, तो ये जो यहां पर जो CH2 है दोनों, वो XZ प्लेन में तो होगा नहीं क्योंकि x में तो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा प्लेन होगा, ये YZ प्लेन होगा। तो ये YZ प्लेन होगा, तो YZ प्लेन कैसे दिखाया जाए, तो YZ दिखाने के लिए हमने इसको एक तरीका ये भी है हमारे पास कि हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ये H हो गया, ये H हो गया। ठीक है, अब हमने जब इसको मिलाया तो इसको बोल दिया YZ प्लेन। YZ प्लेन, ये XZ प्लेन हुआ, वो YZ प्लेन हुआ, ये हम बता रहे हैं आपको। तो अब आपको दोनों के पाई बॉन्ड के बारे में आइडिया लगा कि कौन सा पाई बॉन्ड क्या कैसे। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ये क्या है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये तो YZ में है और ये हाइड्रोजन वाला जो है वो किस में, XZ में है। तो अगर YZ वाले जो YZ ऐसे है तो XZ ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए, नॉन प्लेनर हुए, ये परपेंडिकुलर हो गए। ये चीज़ है, यहीं पे आपको अब क्वेश्चन पूछता है
कि क्या ये टर्मिनल हाइड्रोजन सेम प्लेन में है या अपोजिट है, ये वाला पाई बॉन्ड किस प्लेन में है, इसकी प्लेन में है कि इसकी प्लेन में है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार समझिए। जब आप समझेंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा, ठीक है। तब मुझे नहीं याद है कि आपके पास वो क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो वो क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा। तो ये बात हुई, चलिए ठीक है। अब आगे आपको बताते हैं दूसरा वाला जो हमने लिया हुआ है। जो हमारा दूसरा कंपाउंड है वो है ऐसे, वो ऐसे, ठीक है। वो ऐसे, तो अब वो ऐसे है तो अब इसको मिटाया जाए, क्योंकि ये तो आप लिख चुके हैं। अब आते हैं वापस, जेड एक्सिस हमारा INA है, अभी भी हमने मान रखा है। अब इसमें देखिए, ये CS2, ये CS2, XY प्लेन हमने मान, XZ प्लेन हमने मान लिया, क्योंकि Z तो ये है, X ये है, Y ये बना दिया। अब इसका Y है तो इसके बगल वाले का भी Y होगा, तो हमने Y लिया है, Y लिया है। अब इसका एक Y है, एक तरफ इधर Y बना रहा है तो इस तरफ X बना रहा है, क्योंकि Z पे तो बना नहीं सकता, Z तो INA है, तो इधर X बना रहा है, तो X, इसको X ले आया, इसका X इसके X के साथ पाई बॉन्ड बनाया। लेकिन कार्बन कितने हैं, अब 4 हैं। कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो एक इसका ये देखिए 1 2 3, ये थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन में 2 पाई बॉन्ड है, इधर है और इधर है। तो लेफ्ट वाले की तरफ तो आपने पाई बॉन्ड बना दिया है PX से, राइट वाले की तरफ आप पाई बॉन्ड बनाएंगे किससे, PY से। क्यों, PZ से क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि Z INA है और उधर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। INA के लॉन्ग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अब इसका क्या बचा, PY लिया जाए भाई, PY, ये हो गया PY इसका, ठीक है। अब अगर इसका PY है तो इसका भी क्या होगा, इसका भी PY होगा। ये भी कौन होगा, PY होगा। अब इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो गई। अब अगर ये PY है तो इसका हाइड्रोजन दोनों किस प्लेन पर होगा, XZ पे होगा। भाई अगर ये PY है, जैसे ये PY था तो ये XZ प्लेन था, वैसे ये PY है तो ये XZ प्लेन होगा। तो ये XZ प्लेन पे आ गया। ये तो INA चल रहा है, तो हमने इसको भी बोला कि कौन सा प्लेन है, XZ प्लेन है। अगर ये XZ प्लेन है, ये XZ प्लेन है, मतलब ये CH2 का दोनों हाइड्रोजन और इस CH2 का दोनों हाइड्रोजन, अगर ये बोर्ड XZ प्लेन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों हाइड्रोजन इस बोर्ड पर हैं, बोर्ड के इस पर हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन भी बोर्ड के इसी पर हैं। तो कैसे, ध्यान से समझिए। अगर ये बोर्ड पर है, XZ बोर्ड पर है, तो ये पाई बॉन्ड किधर बन रहा है, बाहर। पहला पाई बॉन्ड कहाँ बन रहा है, बाहर। दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो कहाँ बन रहा है, इसी के ऊपर ऊपर। तीसरा पाई बॉन्ड कहाँ बन रहा है, बाहर। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड पाई बॉन्ड है वो मॉलिक्यूलर प्लेन पर है।
सेकंड पाई बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूलर प्लेन पर है, सेकंड पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर प्लेन पर है और फर्स्ट एंड थर्ड पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर प्लेन पर नहीं है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन इनके लिए नोडल प्लेन हो गया। मतलब अगर ये पाई बॉन्ड पी वाई वाला जो है वो मॉलिक्यूल के प्लेन पे नहीं है, कि मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स जेड और एक्स जेड तो मॉलिक्यूलर प्लेन है क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन पर है, इन सेम प्लेन, ये दोनों तो सेम प्लेन पे है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही, भाई ये तो जेड पर है, ये तो जेड पर है, ये तो जेड पर है, ये तो जेड एक्सिस पर है, और ये पूरा मिलाया जाए तो ये वाई जेड पर है, ये पूरा मिलाया जाए तो ये वाई जेड पर है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कार्बन, चारों कार्बन और दोनों हाइड्रोजन इसी बोर्ड पर है और उस बोर्ड का प्लेन है वाई जेड। तो ये पाई ऑर्बिटल कहाँ है, बोर्ड के बाहर, ये कहाँ है, बोर्ड के ऊपर, ये काला वाला कहाँ है, बोर्ड के बाहर। ठीक है, तो ये बोर्ड के बाहर जो आ रहा है उसके पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो बोर्ड के बाहर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं है, बोर्ड पर। कौन सा, इसका। मेरा कहने का मतलब है कि जिधर इलेक्ट्रॉन है वो तो नोडल प्लेन होगा नहीं, जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो नोडल प्लेन होगा ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड पाई बॉन्ड के लिए, फॉर फर्स्ट एंड थर्ड पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर प्लेन इज नोडल प्लेन। फॉर फर्स्ट एंड थर्ड पाई बॉन्ड molecular plane is nodal plane। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन अब हमने एज्यूम कर रखा है, तो एज्यूम जो किया है वो मैं बोलना पड़ेगा। एज्यूम कर रखा है एक्स जेड मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो हम बोलेंगे एक्स जेड क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा इसको, एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आया एक दो बार देखिएगा, क्योंकि यही तो फ़ायदा है वीडियो देखने का। यही चीज़ क्लास में पढ़ाते तो एक बार पढ़ा के निकल जाते, फिर नीचे बच्चा आके, जैसे नीचे मतलब हम लोग की ऊपर वाले फ्लोर पे क्लास चलती थी, तो नीचे बच्चा आके इसी चीज़ को दो बार तीन बार पूछता था कि सर दोबारा समझा दीजिए, एक बार और समझा दीजिए। आपके लिए तो ये वरदान हो गया ना कि आपने तो फिर से पीछे किया, फिर से समझने लगे, फिर से पीछे किया, फिर से समझने लगे, तो 3-4 बार समझिए इसको। ठीक है, तो अब बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। ये एक बीच में टॉपिक हमने इसलिए ला दिया कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और इसका क्वेश्चन आ सकता है, और शायद क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो इसको पढ़ाएंगे अभी आगे ये चल के आता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन आप सारी ओवरलैपिंग तो यहाँ पढ़े हैं। तो अगर ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में आया और मान लीजिए अभी आज से 1-1.5 महीने बाद आया, तो तब तक आप ये टॉपिक भूल चुके होंगे, तो आपको ओवरलैपिंग सब समझ में नहीं आएगा। यही बता देंगे तो आपको ये चीज़ ओवरलैपिंग वाली, ठीक है, याद रहेगी, तो उसी समय आप देख लेंगे। तो अब आप हेडिंग डालिए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लिखेगा इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का डाइपोल इंटरैक्शन है जिसमें एटम ए कोई है जो हाइड्रोजन से डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन है, ये कोई एटम ए है, और फिर कोई एटम बी है, उसके साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कुछ इंटरैक्शन दिखा रहा है। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट से दिखाते हैं, इसीलिए मैं केवल 3 डॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कुछ लोग ऐसे करके ऐसे करके गंगा जमुना बहा देते हैं समुंदर की तरह कि हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए थे सर। वो ठीक है, भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन एक्चुअली में इसमें केवल इतना ही आप दिखाएं तो ठीक रहेगा। केवल 3 डॉट दिखाया जाता है, बाकी गलती तो मेरे से भी हो जाती है, मैं भी कभी कभी भावनाओं में बह के 3, 4, 5 बना देता हूँ।
तो चलिए उस तरह की गलती को आप एक बार देख लीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये जो एटम बी है, ये जो एटम बी है, बी को दिखा दिया जाए ऐसे, बी को दिखा दिया जाए ऐसे। बी के पास क्या है, लोन पेयर। इस लोन पेयर को हाइड्रोजन अपनी ओर खींच रहा है, सताया गया है। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये है लोन पेयर कंटेनिंग एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मतलब दोनों ही केस में है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। एक ही जगह पर जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक है तो उसका काम है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को, मतलब बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना। और जो हाइड्रोजन के उस तरफ, जो हाइड्रोजन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, वो वाला एटम, उसका काम है अपने लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन के सामने आना, जिससे कि हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। तो ये हुआ एक तरीके से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो है ही। अब जैसे मान लीजिए कि HF है, तो भाई इस F ने तो इलेक्ट्रॉन खींचा, इस F ने तो इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये हो गया A। और इस F का लोन पेयर खींचा गया है। इस F का तो लोन पेयर खींचा जा रहा है, भाई पार्शियल नेगेटिव इसके पास भी है। इस F का लोन पेयर खींचा जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से तो डायपोल ये है ही। तो क्या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन एक के पास कंडीशन क्या है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जो हाइड्रोजन को के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दे, जिससे हाइड्रोजन मजबूर हो जाए किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। और उसकी मजबूरी में उसके सामने जो मिल रहा है वो भी ऐसा ही कोई हो, इन्हीं तीनों में से कोई एक हो, लेकिन इन तीनों के पास लोन पेयर होता है, ये भी जानते हैं आप। तो इन तीनों में से लोन पेयर, तो कहने का मतलब बी भी एफ हो सकता है, ए भी एफ हो सकता है, मतलब दोनों ये दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, काम दोनों का अलग अलग है। यहां रहने वाला हाइड्रोजन से जो डॉटेड बॉन्ड बना रहा है, वहां यहां रहने वाला लोन पेयर की वजह से यहां पर है, और यहां रहने वाला अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहां पर है। अब भले दोनों फ्लोरीन है, तो एक जगह फ्लोरीन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हो, दूसरी जगह फ्लोरीन के पास लोन पेयर है इसलिए है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का अपना एक महत्व है, अपनी एक, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज अगर बना लिए हो तो एक पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम and highly electronegative atom. Hydrogen bond is formed between hydrogen atom and highly electronegative atom. अच्छा, ये अभी बात कर रहा है बी की, जबकि बी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रैकेट में लिखिएगा लोन पेयर कंटेनिंग, ब्रैकेट में लिखिएगा लोन पेयर कंटेनिंग, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, फुल स्टॉप करिएगा, आगे लिखिएगा। बट द हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड, बट द हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी, द हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी कोवैलेंटली, देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है,
should be covalently attached with highly electronegative atom. With highly electronegative atom, such as FON, fluorine, oxygen, nitrogen. FON, fluorine, oxygen, nitrogen. ठीक है, अगला पॉइंट लिखेगा. हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिनोटेड बाई, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन. Hydrogen bond is denoted by dotted line, and this dotted line contains only 3 dot, and this dotted line contain only 3 dot. And this dotted line contain only 3 dot. जैसे मैं दिखा दूं आपको कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है, या यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, या यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है. ठीक है, तो यहाँ कौन है? केवल 3 डॉट दिखा रहे हैं. यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हो सकता है कि फ्लोरीन हो, या ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन, तीनों में से कोई भी. फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो. फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो. यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक हो, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो भी, उसके पीछे भी जो हो वो भी इन तीनों में से कोई एक ही हो. ठीक है, तो वो खींचातानी होगी, अपना खींचेंगे. ठीक है. अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो मैक्सिमम जो देखा जाता है, मैक्सिमम जो होता है सॉलिड में होता है. सॉलिड में होता है मैक्सिमम इन सॉलिड, ब्रैकेट में लिखेगा, एंड लिक्विड स्टेट. एंड लिक्विड स्टेट. अब ब्रैकेट में एंड लिक्विड स्टेट क्यों लिखा? क्योंकि देखिए मैक्सिमम तो यार किसी एक ही चीज में होगा. सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है. अब मिनिमम भी किसी एक ही चीज़ में होता है, तो इसलिए मिनिमम गैस हो गया, तो लिक्विड बेचारा बीच में रह जाएगा ना, तो इसलिए ब्रैकेट में एंड लिक्विड लिखवा दिया. एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट. ठीक है, एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट. नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिस्कवर्ड बाई, discovered by Hughes, Latimer and Rothbuss. 3 साइंटिस्ट थे. हगीज थोड़ा सुनने में अजीब टाइप लग रहा है, ठीक है. हगीज, लैटिमर. भाई हम इंडियन लोग हैं तो हमें तो हर चीज़ में मज़ा आ जाता है ना भाई. तो हमारे तो जैसे मैं यहाँ पे गंगा किनारे कभी कभी घूमने के लिए जाता हूँ, तो वो जो फॉरेनर रहते हैं तो वो जा रहे होते हैं, मान लो आपस में बात कर रहे हैं, तो जो बाकी जो वहाँ के जो छोटे मोटे कामगीर होते हैं, जो नाव चलाते हैं, या वो इस तरह के जो लोग रहते हैं, तो वो लोग हैबिचुअल होते हैं. लेकिन उनके साथ जो कभी कभी छोटे बच्चे आ जाते हैं उनके घर के, वो लोग इन अंग्रेज़ों की बातों को सुन के बड़ा हंसते हैं. तो हम लोग तो हंसते हैं, हमें काम ही है हंसना. ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसने डिस्कवर किया था. अब एक पॉइंट और लिखेगा, मतलब एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लिखेगा एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज यूजुअली लो. Energy of hydrogen bond is usually low, but there are some example in which hydrogen bond is very strong, and hydrogen bond is very strong, and its bond energy is close to covalent bond. Close to covalent bond.
क्लोज टू कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे बोला जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन KHF2। तो K से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन कंपाउंड पूरा तो लिखना पड़ेगा आपको। तो अब ये KHF2 क्या है? ये है K प्लस FHF माइनस, ये है KHF2, मतलब K प्लस और HF2 माइनस। तो ये जो बॉन्ड है ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 220 किलो जूल पर मोल होती है। किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो अब हम आगे हाइड्रोजन नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, कैसे पहचानोगे। और फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।